हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक साइकिल। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रैकेट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो आपका न्यू चैप्टर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एसएससी जेईई 2008 में क्वेश्चन आया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। और ये क्वेश्चन आया था आपके पास में एसएससी जेईई 2008 का क्वेश्चन है आपका ये। तो वैसे तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको डिफाइन करता है। तो ऑप्शन क्या गिवन थे स्टूडेंट? नंबर 1 इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन 2 प्रेशर, ऑप्शन 3 टेम्परेचर, ऑप्शन 4 एंथैल्पी। तो चार ऑब्जेक्टिव गिवन थे आपको। फर्स्ट नंबर पर क्या है? इंटरनल एनर्जी, सेकंड इज प्रेशर, थर्ड इज टेम्परेचर, फोर्थ इज एंथैल्पी। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस टेम्परेचर। क्लियर है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर एक स्टेटमेंट के साथ में। स्टेटमेंट देखिए, अगर यहां पर हम बात करें स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है आपके पास में कि जो रेड कलर है उसको मान लीजिए बॉडी ए, जो बी डस्टर है उसको मान लीजिए बॉडी बी, और जो ब्लू कलर की इंक है उसको मान लीजिए बॉडी सी। तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी सेपरेटली, द ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी है आपके पास में ए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके? बॉडी बी के, और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के सेपरेटली। तब हम कहेंगे जो टी ए का टेम्परेचर होगा या थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो क्या होगा आपके पास में? इज इक्वल टू टी सी। तो यहां देखते हैं इसको कि स्टेटमेंट लिखते हैं पहले कि व्हेन a body A is in thermal equilibrium, देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या है कि when a body A is in thermal equilibrium with body B is in thermal equilibrium with body C separately, underline separately, the A and C are in thermal equilibrium. ओके, देखिए मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर क्या है? एक बॉडी है आपके पास में A, और ये किसके साथ है? थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी। ये किसके साथ में है? थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी B, एंड body B is in thermal equilibrium with body C separately, तो the A and C are in thermal equilibrium। तो देखिए क्या है स्टूडेंट यहां पर कि अगर मैं कहूं TA is equal to TB
और टी बी इज इक्वल टू टी सी, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में टी ए इज इक्वल टू टी सी। ये क्या है बच्चों, आपका स्टेटमेंट है किसका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए अब बात करेंगे यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ। अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में क्या आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ, जो जीरोथ लॉ की सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी act as a thermometer without bringing two bodies into direct contact. With the help of zeroth law, it is possible to establish whether they are in thermal equilibrium or not. तो सिग्निफिकेंस क्या है कि दो बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए जीरोथ लॉ की हेल्प से आप बता सकते हैं कि वो दो बॉडी जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। और ये जो सिग्निफिकेंस है ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो जीरोथ लॉ है वो क्या है और उसको हम क्यों पढ़ते हैं। ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है आपका कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मल इक्विलिब्रियम or not. In zeroth law of thermodynamics, one body acts as a thermometer without bringing two bodies into direct contact. With the help of zeroth law, it is possible to establish whether they are in thermal equilibrium or not. ये क्या है आपका significance of zeroth law। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर स्टडी करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल देखिए बच्चों, क्या है आपका थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। इन थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर is calculated first. With the help of this property, the temperature is calculated. A property which helps in calculating temperature is known as thermometric property. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि पहले जो प्रॉपर्टी होंगी, जो टेम्परेचर के साथ में प्रॉपर्टीज चेंज होगी, पहले हम उन प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बाद में टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। और इस जो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर। इन थर्मोमेट्रिक principle is known as thermometric property। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है कि अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल के साथ में तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है कि PV इज इक्वल टू mRT। आप सभी को पता है यहां पर कि P क्या है आपके पास में प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, M क्या है आपके पास में मास, R क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T क्या है यहां पर आपका टेम्परेचर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर क्लोज सिस्टम की बात करूंगा, किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड सिस्टम की बात करेंगे और गैस की बात करेंगे। तो क्लोज सिस्टम के केस में मास क्या था आपके पास में, कंट्रोल मास, इट मींस मास क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट।
आर क्या है आपके पास में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है आपके पास में, कांस्टेंट। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जो टेम्परेचर है वो किस चीज का फंक्शन है, प्रेशर का और वॉल्यूम का। टेम्परेचर यहां पर दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा, उसके प्रेशर पर और उसकी वॉल्यूम पर। अगर हम इन दो प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी को यहां पर फिक्स कर दें तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, टेम्परेचर को। मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिखूं कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, फिक्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट। तो यहां पर आएगा आपके पास में T इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, T इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या थी आपकी। इन थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड फर्स्ट। सबसे पहले हम यहां पर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, और जब आपको प्रेशर मिलेगा कैलकुलेटेड फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी द टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड। और जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगी, इट इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। ओके, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, तो टॉपिक क्या है आपके पास में यहां पर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, नंबर 1 इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, These thermometers are based on Wheatstone bridge principle and resistance is thermometric property। क्या है आपके पास में कि these thermometric properties। चलिए देखिए स्टूडेंट क्या है कि दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इन दिस थर्मोमीटर रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें हम यहां पर। देखिए बच्चों कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसमें ये क्या है, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर, और ये क्या है आपके पास यहाँ पर P, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस R, और रेजिस्टेंस क्या आएगा आपके पास में S। ये देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर लिखूं P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंस, पहले बता दूंगा मैं आपको कि ये क्या है। P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंस, और जो आपके पास में S है, ये क्या है, S वेरिएबल रेजिस्टेंस, और जो आपके पास में R क्या है, आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट है और जब बैटरी से जो करंट जाएगा वो इस ब्रांच से यहाँ पर जाएगा I1, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का टॉपिक नहीं है, तो इसका बेसिक रिव्यू मैं आपको दूंगा। ये क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है इसमें आपके पास में 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। P और Q आपके पास में नॉन रेजिस्टेंस है, S क्या है यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R क्या है आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पर आपका अननोन रेजिस्टेंस, और G क्या है यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है कि PQ है आपके पास में नॉन, S क्या है आपके पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस, R क्या है आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस, और G है यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर। तो इसकी अगर हम बात करें कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो यहां पर इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। अब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका S, इसको हम तब तक वेरी कराते रहेंगे जब तक हमारे गैल्वेनोमीटर में, देखिए मान लीजिए इसमें जब हम करंट सप्लाई करेंगे, इस ब्रांच में हमने करंट दिया, इस ब्रांच में हमने करंट दिया, यहां से इस ब्रांच में कुछ करंट जाएगा और गैल्वेनोमीटर शो करता है करंट की डायरेक्शन, यहां से फिर करंट यहां पर पास होगा। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम तब तक वेरी कराएंगे जब तक यहां पर डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर डिफ्लेक्शन है वो कांस्टेंट ना हो जाए, या इज इक्वल टू जो करंट है यहां पर आपका 0 ना हो जाए, तब तक हम इसको क्या कराएंगे, वेरी कराएंगे। और जैसे यहां पर ये 0 होगा, S आपको मिल जाएगा, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस R। क्लियर है। और इसमें थर्मोडायनेमिक में एक इक्वेशन है इसके आपके पास में, R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है कि जो अल्फा और बीटा क्या है आपके पास में कांस्टेंट, टी क्या है आपके पास में टेम्परेचर, R नोट मींस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या आएगा रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपका कितना है। सबसे पहले जब आप इनकी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, न्यूमेरिकल में क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास में कि R आपको गिवन होगा, R नोट आपको गिवन होगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या होगा आपको गिवन होगा। तो वहां से आप अल्फा बीटा की वैल्यू सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। जब आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा तब वो क्वेश्चन करेगा आपसे कि इतने रेजिस्टेंस ओम पर टेम्परेचर की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है, आर नोट आपको पता रहेगा, रेजिस्टेंस से गिवन होगा, वहां से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। यही क्या था हमारा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो ये छोटा सा आइडिया था आपका किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर थर्मोकपल की। थर्मोकपल, देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे थर्मोकपल की, तो ये जो थर्मोमीटर है ये बेस्ड है आपका किस पर, सीबेक इफेक्ट पर। These thermometer are based on Seebeck effect. According to Seebeck effect, when two dissimilar metals are joined, form a two junction at different temperature. Due to temperature difference के कारण वोल्टेज एंड ईएमएफ इज जनरेटेड। तो इसमें क्या है कि जो आपका थर्मोकपल है ये किस पर आधारित है, आपका सीबेक इफेक्ट पर। और सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है कि जब हम किन्हीं दो डिफरेंट मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हैं, किन्हीं दो जंक्शन पर, एक जंक्शन आपके पास में ये है, एक जंक्शन आपके पास में ये है, और इनमें क्या होगा आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट होगा। और सबसे पहले हम ईएमएफ और वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आपके पास में ईएमएफ और वोल्टेज मिलेगा उसके बाद हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ और वोल्टेज होगा वो क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये क्या है आपके पास में, थर्मोकपल। चलिए डेफिनेशन देखते हैं यहां पर। दिस thermometer is
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो जो थर्मोकपल है आपका, थर्मोकपल किस पर बेस्ड है आपका? थर्मोकपल बेस्ड है आपका सीबेक इफेक्ट पर। और अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, जब दो से डिसिमिलर मेटल को हम आपस में ज्वाइन करते हैं दो अलग अलग जंक्शन पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उनमें ईएमएफ और वोल्टेज जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आपका टेम्परेचर। देखिए मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन आपके पास में ये है। इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो कितना है आपके पास में? T डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो टेम्परेचर है बच्चों आपके पास में, ये क्या है आपके पास में? यहाँ पर अननोन टेम्परेचर। यही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, अननोन। तो यहाँ से जब मैं कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, ये बीच में क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को शो करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अब यहां पर क्या आएगा आपके पास में कि ये देख लीजिए पहले आप इसको डायग्राम को। तो G क्या है यहाँ पर? आपका गैल्वेनोमीटर। ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर पॉइंटर इधर है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर पॉइंटर इधर है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दो मेटल है आपके पास में, ये अलग मेटल है आपके पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये अलग मेटल है आपके पास में और ये अलग मेटल है आपके पास में कुछ इस तरीके से। जब इन दो मेटल को हम डिफरेंट टेम्परेचर पर आपस में ज्वाइन करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इनमें ईएमएफ और वोल्टेज जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम उस वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, उस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के बाद हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। इसी को बोलते हैं थर्मोकपल, ठीक है। चलिए थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या है? These thermometer are based on ideal gas laws and in this thermometer pressure is thermometric property। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। These thermometer pressure is thermometric properties। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आर बेस्ड ऑन आइडियल गैस लॉज एंड इन दिस थर्मोमीटर प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो यहां पर आपको पता है कि आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन क्या आएगी? PV इज इक्वल टू MRT कंट्रोल मास क्लोज सिस्टम। और ये क्या है आपके पास में? गैस की बात करेंगे। ये क्या है आपके पास में? गैस लॉज की यहां पर हम बात करेंगे, गैस लॉज की। और क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम के केस में मास क्या रहेगा आपके पास में? कांस्टेंट। आर क्या रहेगा आपके पास में? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और यहां पर क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम क्या रहेगी आपके पास में? ये भी क्या रहेगी आपके पास में? कांस्टेंट। तो जो टेम्परेचर आएगा इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम फोर्थ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। These thermometer are based on ideal gas laws and in this thermometer volume
इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, वॉल्यूम। तो यहां पर जो प्रेशर क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास में क्या है स्टूडेंट, PV इज इक्वल टू mRT। तो यहां पर आप देख सकते हैं P कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो जो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर आपका, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये 4 तरह के हमने पढ़े थर्मोमीटर। नंबर 1 इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर स्केल्स की। टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स। तो टेम्परेचर स्केल्स आर arbitrary in centigrade or Celsius scale. Ice point in bracket freezing point is taken as 0 degree centigrade and steam point, ये कह सकते हैं boiling point, is taken as 100 degree centigrade. अब रिलेशन क्या आएगा आपके पास में सेल्सियस और केल्विन का, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर कि पहले डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर एंड सेल्सियस। देखो बच्चों क्या है कि टेम्परेचर स्केल्स आर arbitrary इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। अगर मैं यहाँ पर आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगा, इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इज टेकन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर हम रिलेशन की बात करेंगे, द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। तो जो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन क्या आएगा, देखिए मान लीजिए कि यहां पर इस स्केल की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है आपके पास में आइस पॉइंट, और ये क्या है यहां पर आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइस पॉइंट पर मैं अगर टेम्परेचर की बात करूंगा, तो आइस पॉइंट पर जो टेम्परेचर इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट पर जो आपके पास में टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा आपके पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं यहां पर केल्विन में बात करूं, तो केल्विन में क्या आएगा आपके पास में कि केल्विन आइस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आएगा आपके पास में वो क्या आएगा आपके पास में 273.15 केल्विन, और यहां पर कितना आएगा आपके पास में 373.15 केल्विन। और रिलेशन क्या है कि K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये आएगा आपके पास में यहां पर एक रिलेशन। तो आई होप यहां तक तो आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो प्रेशर क्या है। चलिए देखते हैं उसको, कि इसको रफ करके यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन को, हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों आपके पास में, मान लीजिए कि ये जो आपके पास में एक लाइन है, ये कुछ इस तरीके से लाइन है यहाँ पर, और इस एक्सिस में हमने दिया क्या टेम्परेचर, और वाई एक्सिस में हमने यहाँ पर लिया प्रेशर, और यहाँ पर कुछ लाइन आपकी इस तरह से जाएगी ये। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से अगर यहाँ पर नीचे लेके आएंगे तो जो टेम्परेचर होगा आपके पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास में 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा,
और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम ऐसे चलेंगे, ये कितना आएगा आपके पास में माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम कितना आएगा आपके पास में माइनस के 80, और चलते 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 यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में 273.15। अब क्या होगा बच्चों आपके पास में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर प्रेशर के फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे तो प्रेशर का जो फिजिकल मीनिंग होगा, कोलिजन पर सेकंड। मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में जितना ज़्यादा एक दूसरे से टकराव होगा उनका, जितना एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहां पर अगर मैं 3 फेज की बात करता हूं बच्चों, 3 फेज क्या है आपके पास में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके लिए होगा, गैस के लिए, देन लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप सभी को पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका फेज चेंज, लिक्विड टू वेपर। तो यहां का प्रेशर क्या है, सबसे ज्यादा है। और जब हम हीट रिजेक्ट करेंगे या सिस्टम का टेम्परेचर हम घटाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं बच्चों कि मान लीजिए कि ये आपके पास में यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से ये, और इस सिस्टम के अंदर क्या है आपका गैस, सिस्टम के अंदर क्या है आपका गैस। और ये जो पिस्टन है, यहां पर मैं अगर इस पिस्टन को लॉक कर दूं कुछ इस तरीके से ये, तो यहां से आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी आपके पास में कांस्टेंट। इक्वेशन क्या है कि PV इज इक्वल टू MRT। M कांस्टेंट क्लोज सिस्टम है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, V क्या है आपके पास में कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, P जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा प्रेशर घटेगा। तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो प्रेशर भी क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। यहां पर कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाऊंगा तो प्रेशर आपका कुछ यहाँ आएगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास में, लगभग 0 ही हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं प्रेशर और घटाऊंगा, जब टेम्परेचर और घटाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो प्रेशर भी क्या है आपका घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा आपका प्रेशर। और एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके पास में कि इस पॉइंट के बाद यहां पर एक आप पढ़ोगे भी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है बच्चों आपका, टू मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मान लो कोई मॉलिक्यूल आपस में डांस कर रहे हो कुछ इस तरीके से, उनका रैंडमनेस बहुत या डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो जब एंट्रोपी घटेगी तो मतलब वो क्या जाएगा कुछ इस तरीके से कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, धीरे धीरे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, और ज्यादा प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करूंगा, यहां से यहां तक की, तो जो बिहेवियर आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और आपको पता है कि जो टेम्परेचर है ज्यादा निगेटिव नहीं जा सकते हम टेम्परेचर में, मतलब इंडिया के अंदर सियाचिन का है आपका -76 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका। तो यहां पर हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस लाइन को यहां से यहां तक क्या है बिहेवियर, स्ट्रेट लाइन है। अब आगे तो हम नहीं जा सकते, तो हम क्या काम करेंगे, इस लाइन को डॉटेड लाइन से आगे ऐसे क्या कर देंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे। और ये जो लाइन है जिस पॉइंट पर कट करेगी, इस टेम्परेचर लाइन को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी, उसी को बोलते हैं बच्चों हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या है आपका 0, और ये क्या है आपका -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सेंटीग्रेड की बात करेंगे, सेंटीग्रेड आपका क्या है, +B हो सकता है और -B हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन क्या आती है, K = 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस के कितना था आपके पास में C। अब जो C की वैल्यू आएगी माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से जो केल्विन मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको 0। तो देखिए आज तक तो वैसे यहाँ रीच ही करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब हम मान के चलेंगे कि ये मैक्सिमम जा सकता है कितना, माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन कितना हुआ आपका 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है बच्चों आपको, कि ये लाइन इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो क्या है आपके पास में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये क्या है। अब यहां से आपके पास में रिलेशन निकल के आया था K इज इक्वल टू 273. अब यहां आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, गैस की, तो कि आइडियल गैस स्केल और केल्विन स्केल क्या है आपका सेम है, इसीलिए जब भी मैं गैस की बात करूंगा तो गैस के केस में जब हम यूनिट लेंगे टेम्परेचर की, वो हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसको नोट करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये, ठीक है। देखिए लाइन क्या है आपके पास में कि, तो लाइन क्या है आपकी, लाइन क्या है आपकी, आइडियल गैस स्केल, आइडियल गैस स्केल, आइडियल गैस स्केल एंड केल्विन scale are same and hence in ideal gas equation temperature should be in Kelvin, तो अभी हमने देखा कि जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आपकी प्रेशर लाइन टेम्परेचर लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर की, तो फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर 1954 से पहले हम दो रेफरेंस स्टेट का यूज करते थे, एक थी आपके पास में आइस और एक थी आपके पास में स्टीम। वहाँ पर क्या था कि एक इक्वेशन ली हमने, T इज इक्वल टू AP प्लस के B, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर। तो यहाँ पर जब दो रेफरेंस मान के चलेंगे, क्या थी आपके पास में आइस और स्टीम, तो आइस और स्टीम इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 2, वहाँ से आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, किसी गिवन प्रेशर पर आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। अब 1954 के बाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम केवल सिंगल रेफरेंस को मान के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन that is triple point of water, that is triple point of water। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1954 से पहले दो रेफरेंस मान के चलते थे, एक आइस और एक स्टीम, लेकिन आफ्टर 1954 दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सिंगल फिक्स्ड रेफरेंस टेम्परेचर, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एक लाइन में आपको और दूंगा यहां पर कि ए ट्रिपल point of water, a triple point of water is taken as 0.01 degree centigrade or 273.16 Kelvin। ये बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट अ ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर किस में लेंगे 273.16 केल्विन अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन। चलिए देखते हैं।
आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी को पता है, PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT। और गेल-लुस्साक लॉ क्या है आपका, उसमें वॉल्यूम क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कर दूं कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर आपके पास में क्या है कांस्टेंट, कि हमने कंटेनर लिया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, उसके अंदर क्या है आपका गैस, और पिस्टन को हमने क्या कर दिया, लॉक। जब पिस्टन को लॉक करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपके पास में, कांस्टेंट। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रेशर होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो P इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, C इंटू टी। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा ट्रिपल पॉइंट की, तो ट्रिपल पॉइंट पे कितना आएगा, PTP इज इक्वल टू C इंटू TP। C की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आएगा, PTP अपॉन TTP। तो C की वैल्यू कितना आएगा, प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पर कितना है एंड टेम्परेचर कितना है ट्रिपल पॉइंट पर। इस C की वैल्यू को रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा आपके पास में, P इज इक्वल टू P बाई TP अपॉन TTP इंटू T। कैलकुलेट क्या करना है बच्चा आपको यहाँ पर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा आपके पास में, T इज इक्वल टू कितना आएगा, P अपॉन PTP इंटू TTP। और आपने भी देखा कि ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर कितना आएगा, 273.16 केल्विन। तो T इज इक्वल टू 273.16 P बाय PTP। ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। चलिए देखते हैं वो 2 पॉइंट क्या हैं। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 1, आइडियल गैस थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मोमीटर is independent of material construction, is independent of material construction नंबर 1। पहला क्या है आपके पास में, आइडियल गैस थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन। सेकंड, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेकंड, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। देखिए बच्चों, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। पहला क्या है, आइडियल गैस थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन। सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब जो फर्स्ट पॉइंट है आपको, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जूल्स लॉ में, जूल्स लॉ। According to Joule's law, internal energy is a function of temperature only. जूल्स लॉ क्या बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल किसका फंक्शन है, आपके टेम्परेचर का फंक्शन है। ओके, सेकंड, तो यहां पर क्या है, सेकंड फर्स्ट हो ही गया आपका कि आइडियल गैस थर्मोमीटर, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन। सेकंड, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये अभी मैंने पढ़ाया था आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ में क्या था कि जो आइडियल गैस स्केल और केल्विन स्केल क्या है आपके पास में, सेम। इसीलिए हम जब भी गैस की बात करेंगे तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जब भी गैस की बात करेंगे तो गैस के केस में हम क्या लेंगे, हमेशा केल्विन ही लेंगे, SI यूनिट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।